अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौजूदा हुकूमत को बनाने में जिसका सबसे बड़ा किरदार था, आज उसी किरदार के खिलाफ एहतसाब का शिकंजा तंग किया जा रहा है। जहांगीर तरीन हुकूमती एहतसाब को इंतकामी कार्रवाई करार दे रहे हैं। वो हुकूमत को वार्निंग दे चुके हैं कि दोस्ती को दुश्मनी में मत बदलें। आज हुकूमत के लिए ऑपोजिशन से कहीं बड़ा खतरा जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप बन चुका है। उन्हें पंजाब में नया सियासी फैक्टर भी कहा जा रहा है। इसकी बड़ी वजह 30 से ज्यादा एमएनएज और एमपीएज हैं जो जहांगीर तरीन के किसी भी फैसले पर, किसी भी नारे पर कुछ भी करने को तैयार हैं। जब विफाक 4 और पंजाब की हुकूमत 10 वोटों पर खड़ी है, तो हुकूमत के मुखालिफिन कहते हैं कि पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन के बाईं जेब, जबकि विफाक की हुकूमत दाईं जेब में है। जहांगीर तरीन के खिलाफ जूं-जूं केसेस आगे बढ़ेंगे, सियासी माहौल मजीद तल्ख होगा और हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ता जाएगा। और इस दबाव की बड़ी वजह हुकूमत का एहतसाब का बयानिया है, जिसे मुखालिफ ही नहीं, अपने भी इंतकामी कार्रवाई करार दे रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की मंजूरी दे दी है। 28 सितंबर 2020 को 6.5 माह पहले शहबाज शरीफ साहब को आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और आज उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। शहबाज शरीफ के जेल जाने के बाद पीडीएम की तहरीक ने जोर पकड़ा और मज़ाहमत का सियासी बयानिया जोरों शोर से सुनाई दिया। अब पीडीएम अंदरूनी इंतशार के बायस जब फाल नहीं रही, तो क्या शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद अब मफाहमत की सियासत का आगाज होगा? क्या जमानत और रिहाई की फजा किसी सियासी डील या ढील का नतीजा है? और अपोजिशन की तहरीक अब किस करवट बैठेगी? इन तमाम बात और सवालात पर बात होगी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। शौकत बसरा साहब लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मुस्लिम लीग नून से शहज़ाद फातिमा साहिबा ने ज्वाइन किया और पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शौकत बसरा साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, बड़ी खौफनाक चीजें एफआईए की इंक्वायरी रिपोर्ट में मिली है। कार्टेल बनाकर यह सारी कार्रवाई की गई है। तो जब जहांगीर तरीन साहब आपका हिस्सा थे, आपके साथ उठते बैठते थे, इन चीजों का तब नहीं पता था आपको? सुखेरा साहब, पहली बात तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा वो आज से नहीं कह रहे। उनकी तो पूरी जद्दोजहद, उनकी पूरी जो सियासी ज़िंदगी है उसको उठाकर देख लें, एक ही नुक्ते पे थी, दो नहीं एक पाकिस्तान, दो कवानीनी एक कानून। पाकिस्तान में 70 साल हो गए, बल्कि आज भी जब प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म हैं, आज भी अभी तक दो पाकिस्तान हैं, आज भी दो कानून हैं। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। प्राइम मिनिस्टर की जो जद्दोजहद है, नहीं तो आज भी दो कानून मैं आता हूं, देखो मैं वो बंदा हूं जो खुल के बात करने का आदी हूं। करें, हाँ, वो पार्टी के हक में हो, पार्टी के मुखालिफ नुक्ता नजर कौम तक जाना चाहिए। उन्होंने जब ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस संभाला, उस वक्त से 70 साल में यहां क्या हुआ? यहां पर डंडे के जोर पर, लाठी के जोर पर, पैसे के जोर पर और ताकत के जोर पर यहां पे इदारों को यरगमाल बनाया गया। यहां पर अपनी, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका कानून था। यहां कोई किसी को बुलाता था, क्या होता था माजी में? सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो जाता था। कहा जाता था ये 5 बोझ के मारे हुए जज। यहां लोग आदी थे मलक कयूम के, यहां लोग आदी थे ब्रीफ केसों के, यहां लोग आदी थे कि यस मास्टर होना चाहिए और तमाम इदारे हमारे ताबे होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने 70 साल में, फिर कह रहा हूं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस बात का हलफ लेने के बाद वो पहुंचे, वहां से उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज किया। रास्ते में क्या हुआ? अपने भी आए, दूसरे भी आए। कहा क्या था? अपना हो दूसरा हो, कानून एक होगा। अलीम खान रास्ते में आए, उन्होंने कहा ठीक है, आप पे इल्ज़ाम लगा है। और आप जहांगीर तरीन साहब पे मैं आता हूं, उनकी जो जद्दोजहद है तहरीक इंसाफ के लिए, जितनी कुर्बानी उनकी है, वो भी किसी ढकी छुपी नहीं है। वो जाके नैब में पेश हुए, नैब ने गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त नैब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ताबे नहीं था। सर, मेरा सवाल ये है, इतनी देर बाद क्यों पता चला? मैं बता देता हूं, मुझे पता है क्या कहना साल से तो है, मैं बता देता हूं। मैं एक फिक्र के अलीम खान क्लियर हुए अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत के साथ आज दोबारा अपने सीनियर मिनिस्टर को। तो जहांगीर तरीन साहब क्लियर होने जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, क्लियर होकर बैठे हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं, आपका जो सवाल है, देखिए होता यह है कि इदारे नाप, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जब एक जीआईटी बनी, जीआईटी की फाइंडिंग्स आई, और जीआईटी कितनी देर बनी? पहले 1 साल पहले। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? होता क्या है
26 रुपए यकायक चीनी बड़ी महंगी हो जाती है। पाकिस्तान की जेलों में बंदे उठाकर देख लें, शायद 2 या 4 अरब के उन्होंने नुकसान किया होगा पाकिस्तान के। यहां पे अगर सीधा चीनी मालकान जो है 150 अरब उनकी जेबों में चला गया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जहांगीर तरीन साहब ने जेब में डाल लिया। जहांगीर तरीन साहब की जो जद्दोजहद है, जो पार्टी के लिए कुर्बानी है, वो किससे ढकी छुपी नहीं है, और इसमें कतई दो राय नहीं है। इमरान खान अगर आज प्राइम मिनिस्टर में ऑफिस में है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा। सर आप ये कह रहे हैं पहले आपकी आंखें बंद थी, अब खुल गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो फाइंडिंग आई उसके नतीजे में आज इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब उधर पेश हो रहे हैं। तरीन साहब अगर क्लियर होंगे, वो उसी जगह पे बैठेंगे जाके जहां पर अलीम खान बैठे हैं। मुझे साहब 1 मिनट और लूंगा। आपको याद है क्या एक फिक्रा, अभी मेरे दोनों कोलीग्स आएंगे, क्या फिक्रा कहा जाता था? तरीन साहब एटीएम मशीन है, तरीन साहब को लंदन भगा दिया गया, तरीन साहब की दफा कानून खामोश। और आप कह रहे हैं कि वो अब एहतसाब का सामना कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आज भी पीएम ने उस बात को दोहराया, ठीक है, लॉ इज फॉर एवरीवन। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना, उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं, जो उनके इशाइये में जाते हैं, जिन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर साहब को खत भी लिखा है, तो वो उनके साथ जो खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं अर्ज करूं, वो आप सिर्फ ये बता दें कि वो राइट के साथ खड़े हैं, रॉन्ग के साथ खड़े हैं। अगला सवाल, अभी तो मैं फिर कह रहा हूं, मुल्जिम से मुजरिम का सफर होता है। मैं एक वकील हूं, एफआईआर होना ये कतई ये एस्टैब्लिश नहीं करता कि हौसला बढ़ाने के लिए साथ खड़े। मैं बताता हूं क्यों होते। देखिए, आज आप इस ऑफिस में एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे कुलीग्स आपके साथ होंगे जो अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होंगे, आप सही हैं या गलत हैं। इसी तरह ये जो लोग आज हैं, उनकी तरीके इंसाफ, उन्होंने क्या कहा, इवन उनसे पार्टी को कोई नुकसान नहीं। मुझे आगे बढ़ने देना। इवन तरीन साहब ने ये कहा है कि कल भी मेरी पार्टी तरीके इंसाफ थी, आज भी मेरी पार्टी तरीके इंसाफ, वो भी सब दोस्त तरीके इंसाफ के। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी कल की दोस्ती को आज की दुश्मनी में ना बदलें। वो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई है। वो ये भी कह रहे हैं। अच्छा, ना सिर्फ वो कह रहे हैं, बल्कि ऑपोजिशन भी कह रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा जी, आज वो सुनते हैं। सवाल आगे बढ़ाता हूं। जहांगीर तरीन को हम फ्रॉडिया तस्लीम नहीं करते। उसने टैक्स एविजन जरूर की होगी, उसने शुगर में जरूर प्रॉफिटिंग की होगी। अब फ्रॉड का मुकदमा जो उसके खिलाफ उसी ने दर्ज किया है, जिसके लिए उसने हर वो काम किया जो गैर अखलाकी भी था, गैर सियासी भी था और गैर कानूनी भी था। ये जनाब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह क्या कहा करते थे, वो बाकी भी चला दें तरीन साहब के मुतालिक। तरीन साहब को ये सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तरीन साहब को सबसे बड़ी एटीएम मशीन कहते थे, याद है? और वो देखिए, जहांगीर तरीन साहब खुद भी कह रहे हैं इंतकामी कर रही है, ऑपोजिशन भी ये कह रही है। तरीन साहब, मैं फिर बात लेके जा रहे थे शिजा साहिबा के पास। 1 मिनट दे दे मुझे, मैं वापस आऊंगा। शिजा साहिबा, कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी के लिए बातें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ के राब्ते तेज हो रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के, तो उसको डिनाई किया गया बाद में। अब राना सनाउल्लाह साहब का आज का जो बयान है, वो सिर्फ उनके हक में किस तराजू में लिया जाए? क्या कहीं उनके साथ भी कोई राब्ते तो नहीं चल रहे? कहीं मुस्लिम लीग नून जो है वो मुफाहमत की सियासत तो नहीं करने जा रही है अब जहांगीर तरीन साहब को साथ मिला के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और आप मेरे पहले दिन से आखिरी दिन आज तक की देख लें उठा के, जो भी टॉक शोज हैं, शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट कहती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद पैरा 57 है या इस तरह कुछ, वो रिपोर्ट कहती है कि वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जिसकी वजह से जो है वो चीनी की कीमत बढ़ी। देखिए, अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपने उसको कहा जी आप चीनी बरामद कर दें, ठीक है। आपको ये बात मालूम है कि आपके मुल्क में चीनी नहीं है। आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी का सेक्रेटरी जो है वो अपना डिसेंट नोट लिखता है कि मुल्क में चीनी नहीं है, मैं एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देता। आप तमाम सरकारी अफसरान और तमाम रिसर्च के खिलाफ जाके पहला कदम जो अपनी हुकूमत में आके उठाते हैं, अगस्त में आप हुकूमत में आते हैं, सितंबर में आप एक्सपोर्ट के ऊपर मीटिंग्स करना शुरू कर देते हैं और दिसंबर के अंदर आप एक्सपोर्ट की इजाजत दे देते हैं। एक्सपोर्ट करते ही चीनी जो है पाकिस्तान में किल्लत होती है। चीनी 53 रुपए से जो है वो 90 रुपए की जाती है, फिर 120 रुपए पे जाती है। बजाय इसके आप एक्सपोर्ट बंद करें, आप उसके ऊपर सब्सिडी दे देते हैं और फिर आप फरवरी 2020 तक एक्सपोर्ट बंद नहीं करते। और ये बरामद की इजाजत जो है ये ईसीसी देती है और ईसीसी वजीर आजम के सिग्नेचर के बगैर नहीं दे सकती। इजाजत इंडस्ट्री को आप देते हैं, इंडस्ट्री आपकी पॉलिसी के ऊपर काम करती है और जब आपको अपना गला जो है वो फंसता हुआ नजर आता है तो आप इंडस्ट्री को जो है वो बस के नीचे धकेल देते हैं। तो इस तरह लोगों को कब तक आपने बेवकूफ बनाना है? आटे के साथ भी आपने यही किया, आपने चीनी के साथ भी यही किया।
आपने दवाइयों के साथ भी यही किया। जब दवाइयां 300% बढ़ गई, उसको आपने मिनिस्ट्री से उतार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी लगा दिया। आपने पोलियो के साथ भी यही किया। पोलियो जो है वो आपने पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। पोलियो मुहिम के अंदर खुद की बाबर अता साहब ने। मतलब इस मुल्क बिल्कुल ऐसी है साहब, आप बिल्कुल सही रिकॉल कर रही हैं हिस्ट्री को, ऐसे ही है। बिजली में जब बिजली की कीमतें बढ़ी तो नदीम बाबर साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। किस शख्स का इस कैबिनेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नाम बता दें। 50% चीनी इस मुल्क की जो है वो खुसरो बख्तियार साहब और जहांगीर तरीन साहब के पास है। एक्सपोर्ट की इजाजत आप देते हैं, फाइनेंसियर ये आपके हैं। जब आप फंसते हैं तो आप इन लोगों को आगे कर देते हैं। तो देखिए, ये हमारे हाथ जुड़े हैं। कौम बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, हम सबको मालूम कि आपने तो शेर साहिबा 10 वोटों की गेम है, 10 वोटों की गेम है। तो आप जो है वो फिर पंजाब हुकूमत गिराने जा रहे हैं। देखिए, मेरे इल्म में हमारी जहांगीर तरीन साहब से ना कोई बातचीत है और मेरा नहीं ख्याल आइंदा वक्तों में आने वालों में होगी भी। ये अब आगे वक्त बताएगा। जहांगीर तरीन साहब के अपने फैसले हैं, वो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मेरे ख्याल से कबल वक्त है इस बारे में कुछ भी कहना। वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और अभी तक तो उनका इस तरह का मेरे इल्म में उनकी हमारे या किसी और के साथ कोई बात नहीं है। सही ठीक है। हैदर साहब, सर मुकमुका है फिर चाहूंगी मुकमुका है पंजाब में, फिर क्या समझा जाए सर? हैदर जमान साहब, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। हैदर जमान साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि शीरा साहिबा ये कह रही हैं कि अभी हम कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुकमुका की सियासत कर रही है नून लीग। अच्छा, चलिए मैं उस पर भी आता हूँ। मैं कुछ बात इस पे भी करना चाहूंगा जिस पे शीजा फातिमा ने भी बात की और पहले पीटीआई के जो दोस्त आए हुए उन्होंने की। और ये वैसे हैरानकुन बात है कि जितना 2 पाकिस्तान 1 पाकिस्तान का हमें मवाजना किया जा रहा है, काश के वजीर आजम साहब ने और बसरा साहब ने चीनी की पढ़ ली होती। उसमें जो मेन है, जो डाकू है जिसने 150 अरब का डाका डाला, वो है ईसीसी और उसका सरबराह असद उमर। और कॉमर्स के जो वजीर हैं वो वजीर आजम साहब खुद ही हैं। जिस तरह अभी भारत को उन्होंने समरी भिजवाई थी कॉटन और वहाँ से चीनी मंगवाने की, वही वजीर आजम जब काबीना में बैठा उसी ने ही उसी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। और फिर हुकूमत के ही लोग थे, कार्टेल था, इनके फाइनेंसियर्स थे जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और सब्सिडी भी दी। अब जब आपने मार्केट में खुद ही शॉर्टेज क्रिएट कर दी, खुद ही एक प्राइस मैनिपुलेशन की फजा कायम कर दी, तो आपने अवाम को उस वक़्त का जो भी कार्टेल था, और ये एक कार्टेल नहीं है, इस हुकूमत के सपोर्टर्स कई हैं। ऑटोमोबाइल में चले जाएं, ऑयल माफिया में चले जाएं, डेस्कॉन इंजीनियरिंग से लेके जिनको डेमो के ठेके दिए गए, जो तिजारत में पाकिस्तान के अवाम के साथ जो हशर कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाकर, ऐसी समरीज कश्मीरियों के खून के ऊपर वो समरीज मूव हो रही हैं। तो ये झांसा नहीं चल सकता। दूसरी अहम बात यह है कि ये जो तीनों FIRs हैं, शायद किसी ने इनको पढ़ा नहीं है। ये चीनी की मैनिपुलेशन से मुतल्लिक हैं ही नहीं, ये उन फंड से मुतल्लिक हैं जो जहांगीर तरीन साहब की कंपनीज में एक से दूसरे लोगों के बीच में ट्रांसफर है और उनकी होल्डिंग कंपनीज में। इसमें शुगर की सब्सिडी की पेमेंट्स नहीं है, इसमें चीनी की वो पेमेंट्स नहीं है जो उसकी सेल से, प्राइस मैनिपुलेशन से की गई हों। और इस हुकूमत के क्या कहने कि ये फिर परसों लुडियां डाल रहे थे कि हमने चीनी की कीमत तयन की और हाई कोर्ट ने इनको एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, जिसके नतीजे में आप देखिएगा कि चीनी बाकी की शॉर्ट हो जाएगी। और मुसाबकती कमीशन, जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप कहते हैं, जिसकी असल जिम्मेदारी है कार्टेल्स को हाथ लगाना, वो ये कह रहा है कि हुकूमत का जो फैसला है यह आइन और कानून से मुतसादिम है, ये इसके नतीजे में और शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी। लेकिन डट के खड़ा है कप्तान, अपनों का एहतसाब कर रहा है, अपने टैक्स रिटर्न्स नहीं देगा। 5 लाख टैक्स देते हैं और कहते हैं 12 लाख मैंने उसी साल CDA को पैसे दे दिए। तो ये तजाद अपनी जगह है। अब आ जाए पंजाब के ऊपर। देखिए, पंजाब के अंदर हम ये समझते हैं कि हम जब ये कहते थे कि इनके लोग नाला हैं, आपके दोस्त, मीडिया के दोस्त बात नहीं मानते थे। आप कहते थे क्या हो जाता है। अब आपने, अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
पीएमएल नवाज ने एक फॉर्मिडेबल पोजीशन नहीं ली पंजाब के हवाले से, लेकिन उससे पहले ही इनकी अपनी माशाल्लाह जो करतूत हैं, जो इनके कारनामे हैं 2.5 साल में पंजाब हुकूमत के, मरकजी हुकूमत के, इनके 8 MNAs और 21 से ज्यादा MPAs, और मैं आपको बताऊं कि जितने ये लोग सामने आ रहे हैं इससे कहीं ज्यादा तादाद में लोग जो हैं जब मौका आएगा तो आपको अलहदा नजर आएंगे। सही, प्रॉब्लम ठीक है, से नहीं होनी चाहिए, इनको अपने लोगों से होनी चाहिए। और जिस दिन काबीना में इन्होंने तरमीम की, ठीक है, ठीक है, ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि ये लोग इतने अभी तो ये 8 MNAs और 21 MPs हैं, इसके बाद और भी लोग अलहदा नजर आएंगे, लेकिन वो अलहदा किसके साथ नजर आएंगे, किस पार्टी के साथ नजर आएंगे? नहीं, वो इस PTI से अलहदा नजर आएंगे और उसके बाद आप उतनी उजलत में ना जाएं जितनी उजलत में मीडिया को शौक होता है। मूव स्टेप बाय स्टेप। आप देखिएगा कई ऐसे लोग भी होंगे जो आपको पंजाब असेंबली में नजर आएंगे जो शायद पिछले 2-2.5 साल में नजर नहीं आए। बहुत सारे और लोग भी नजर आएंगे और आपको ये जो लावा पक रहा है, ये इनकॉम्पिटेंस और बुरी हुक्मरानी का, करप्शन का, जो करप्शन के यहाँ स्कैंडल्स हैं मरकज से लेकर सूबे तक, ये आपको सब नजर आ जाएगा। अब ये एहतसाब करें, जरूर करें, सबका करें। जहांगीर तरीन साहब का करना चाहते हैं, बाकी सब लोगों का भी करें, और जो इनके साथ गाड़ियों में बैठ के फिरते हैं उनका भी करें, और उन लोगों का भी करें जिन्होंने नैब के लोगों को जाके और नैब के लोगों के साथ मिलके बिलियंस ऑफ रुपीस की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गलत लोगों को पेमेंट कर दी है, उनको भी करें। अब 45 मिलियन डॉलर। हैदर जमान साहब, ठीक है हैदर साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जिस एहतसाब की बात हम कर रहे हैं, खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब जो ये कहते हैं कि 2 नहीं 1 कानून होना चाहिए, उस एहतसाब पर वज़ीर आज़म साहब खुद भी तनकीद करते नजर आते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की जमानत मंजूरी के बाद सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया, आइए वो सुनते हैं। ये आपके सामने क्लासिक चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में। जिन लोगों ने अरबों रुपए के इस मुल्क से करप्शन की, सारे उनकी एविडेंस जमा है, बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं, सब कुछ जाहिर है। लेकिन अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। जनाब शौकत बसरा साहब, मुआशरे ने कन्विक्ट करना है, ये वो अमल जिस एहतसाब की आप बात करते थे, 2 नहीं 1 कानून की बात करते थे, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई की मंजूरी हो चुकी है और अभी तक की जितनी भी तहकीकात है उसमें से तो कुछ निकला ही नहीं है। शुक्र है। मैं इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूँ, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, सब मुसलमानों को, तमाम मुस्लिम उम्मा को, पाकिस्तानी को इसकी मुबारक हो, और इसमें खुसूसी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला कोविड जैसी कुदरती आफत से सबको महफूज रखे। एक सवाल दोनों कुलीग्स ने बात की थी, उसका जवाब दे के मैं दोनों अपने कुलीग्स से कहूँगा कि वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत जाते हैं, कह रहे हैं ना कि हुकूमत मुलव्वस है, PM ऑफिस मुलव्वस है, CEC मुलव्वस है, तो यहाँ पॉइंट स्कोरिंग ना कहें, यहाँ भाषण ना दें। मैं तवक्को करूँगा कल ये दोनों पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगी कि जी इसमें ये PM मुलव्वस था, ये इदारे मुलव्वस थे, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर ये नहीं करते तो इसका मतलब है कि ये इस यहाँ पर भाषण ना दें, फिर सस्ती पॉइंट स्कोरिंग ना करें। दूसरी बात, आपने हैदर जमान मेरे भाई हैं, एक सवाल पूछा तो टरखा गए, पंजाब के मतलब ये गुफ्तगू करते हैं, पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। टोटल 6 बंदे हैं इनके, 6 बंदे हैं पीपल्स पार्टी के, और जब इन्होंने कहा चेंज लानी है, उन्होंने कहा, नून लीग वालों ने कहा भी हम जाने, हमारा काम जाने। तो भाई मैं हैदर जमान को इस सब ये कहूँगा कि अगर आपके पास स्कोर पूरा है, मरकज में भी ले आए तहरीक अदम एतमाद और पंजाब में भी ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ा क्लियर सा मामला है। वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग मुखमुखा की सियासत कर रही है। मैं उसी पे आ रहा हूं। नून लीग कहती है सर जी अब तो बात बहुत आगे निकल गई है। मैं आपको खबर तो प्रोग्राम कोई ना कोई खबर भी देनी चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में भी चोरी मंजूर ने जो ट्वीट किए हैं ना, आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि यही दोनों पार्टियां बैठी होंगी। आजकल भी वैसे तो हमारी तरफ से नजर हट गई है इनकी, वो कहते हैं बाप को बाप बना लिया है, वो कहते हैं जी उसने इतने अभी ये इल्जामात लगाएंगे कि ये हमसे एक दूसरे के ऊपर क्या क्या डीलें ली, वो मोहम्मद जुबैर कौन सी डील लेने गया था, या आइंदा देखते हैं उसकी वजह कि ये इत्तेहाद एक गैर फितरी इत्तेहाद इस बुनियाद पे बना था कि हमने अपनी जो लूटमार जो करप्शन है वो बचानी है, और किसी ना तरीके से वो जो इमरान खान एक तकड़ा बंदा आ गया, NRO नहीं दे रहा, उससे NRO लेना है। वो जब दोनों काम नहीं मिले, दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। अब जहां तक आपकी बात रही, देखें सुकेरा साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आज भी
तमाम लोगों को एक जैसा इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं रिफॉर्म्स की जरूरत है, सही। जिसमें चोर, डाकू, लुटेरा, खा वो कोई भी हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, वो नहीं बचना चाहिए। और जो मासूम है, जो मजलूम है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। यहां होता क्या है, यहां पर मैं समझता हूं कि मैं खुद एक वकील हूं, बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की। उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन में बहुत कुछ करने की जरूरत है, हमें अपने निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है, जिसमें हम लोग अदालतों में वो लोग जो जिनका वो जाके इंसाफ जिनको मिलता है, अभी मैं चूंकि एक फैसला हो गया, तरीके इंसाफ जो है वो भी इंसाफ दिलाने में इतनी बेबस है साहब, मैं कि फिर वो आपको दिला ही नहीं मैंने सकते। अभी आपको पहले कहा था कि आज भी दो पाकिस्तान है। इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि ये एक पाकिस्तान हो जाए। बाद में रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो माफियाज हैं, उनसे जंगो जदर और लड़ाई जारी है। एक बात क्यों नहीं हो पा रहा? मैं बताता हूं, एक फिक्रा बताता हूं आपको। मैं अभी आज से 3 दिन पहले कोर्ट से एक रिलीफ मिला है, क्योंकि फैसला हो गया, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि मरियम बीबी को अगर नैब गिरफ्तार करे तो 10 दिन पहले बताए हमने गिरफ्तार करना है। तो ये क्या रिलीफ तमाम पाकिस्तान के मुल्जिमों के लिए है? क्यों कहते हैं कि लाड़काना के लिए कानून और है, इस्लामाबाद के लिए कानून? ये नहीं होना चाहिए। कानून अगर है तो सबके साथ अच्छा, एक बसरा जैसा होना साहब, चाहिए। ये बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि आज भी एक नहीं 2 पाकिस्तान है, तो उन दोनों पाकिस्तानों के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान वो साहब इमरान खान है। दोनों पाकिस्तान, एक इमरान खान है। इमरान खान उस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जो माफियाज के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और वो भी आज इतने बेबस है कि वो ये कह रहे हैं कि हम इन माफिया के खिलाफ नहीं लड़ सकते। इमरान खान उस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जिसने वादा किया था कि मैं गरीब के साथ चलूंगा, मजलूम के साथ चलूंगा। तमाम जो लोग अपने आप को समझते हैं इदारों से बालातर हैं, जो इदारों को अपनी बांदी समझते थे, जो इदारों को यरगमाल बनाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते थे, जिनके खिलाफ इनको मुकद्दस गाय समझा जाता था, सुखेरा साहब किसी की जुर्रत नहीं थी। सर, आज अगर लेजिस्लेशन किसी ने करनी है तो वो आपने करनी है। अगर किसी को कानून की हाँ, किताब बहुत दिलाना है अच्छी तो बात आपने की लेके आपने, बहुत आना है। अच्छी बात की है। अगर मजलूम को इंसाफ दिलाना है तो आपने दिलाना है। सुखेरा साहब, सवालों का मैं जवाब एक्सप्रेस पे बैठ के दोनों पार्टियों को ऑफर करता हूं, हमने एक कमेटी बनाई है, आए हमारे साथ, ठीक है, रिफॉर्म्स पे आए, मुझे आए इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आए नैब की रिफॉर्म्स पे आए, सब पे काम करें। लेकिन ए ना को समय नारो दे दो, 38 क्लॉजें लेकर आ गए कि हमें हमारे केस माफ कर दें, ये काम ना करें। ठीक हो गया। हैदर जमान साहब, ये जिन ट्वीट्स का जिक्र कर रहे थे बसरा साहब कि शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल मुस्लिम लीग लंदन की सियासी टारगेट किलर्स हैं, चौधरी मंजूर साहब ने जो कहा है, सर ये मुस्लिम लीग लंदन भी हो गई है अब, और क्या अभी भी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि लंदन में जो लोग बैठे हैं उनका बयानिया और है, जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनका बयानिया और है? सुखेरा साहब, देखिए, ये बात तो ऑन द रिकॉर्ड है कि जो भी लंदन की सोच है और जो पाकिस्तान की सोच है वो नहीं है, और कब एक होती है या नहीं हो पाती ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसका जवाब यकीनन पीएमएन नवाज के लोग देंगे, लेकिन यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद चौधरी मंजूर जिक्र भी कर रहे हैं अपनी ट्वीट्स में, जो जिनको शायद बहुत उजलत में कोई टारगेट मिला हुआ है, और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हिदायत और उनको बाईपास कर कर उन्होंने पीडीएम को हाईजैक करने की कोशिश की हुई है। ये कंसर्न है, और ये कंसर्न पीडीएम की क़यादत और सरबराह इजलास जब होगा उसमें रखी भी जाएगी, क्योंकि पीडीएम जो है तमाम जमातों के एक मुत्तफ़िका फैसले पे चलती है। किसी फ़र्द वाहिद या किसी फ़र्द वाहिद जमात के कोई ऑफिस बेरर वहाँ नुमाइंदा हो वो उसको नहीं कर सकता, और जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। दूसरी बात यह है कि बसरा साहब ज़रा एहतियात से बात किया करें, इसलिए कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने पंजाब के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जमातों के नशेबो फराज आते रहते हैं, लेकिन ये वही जमात है जिससे इन्होंने भी बहुत कुछ पाया है, और पीटीआई को अभी भी इस जमात की ज़रूरत है, और वो मरकज़ हो या पंजाब हो, हर सियासी जमात खा वो पार्लियामेंट में हो खा वो ना हो, लेकिन 182 वोटों वाली ये निकम्मी लूली लंगड़ी करप्ट जमात जिसके ये अब मेंबर हैं, वो 3 दिन से पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 3 दिन से जो नया पाकिस्तान है वो उस लाठी की भेंट में है, जिस लाठी को, जिस आग को इसकी जमात ने और इसके लीडर ने सुलगाया। 2017 में सुलगाया,
आज 3 दिन से मीडिया भी नहीं दिखा पा रहा वो मनाजिर, वो हमारे पुलिस फोर्सेस के नौजवान जो शहीद हो रहे हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो इनकी जमात करते हैं सवाल इनसे, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते हैं हैदर साहब इनसे ये सवाल, लेकिन ये जो चौधरी मंजूर साहब का ये मुझे सुखेरा साहब, ये जो डिजिटल तलाक हुई है आपको नून लीग के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला वो तो बता दें। हैदरमान साहब गुस्सा ही कर गए हैं यार, आपके लड़ाई आपको वो कह रहे हैं कि आप सिलेक्टेड होने जा रहे हैं, आप बाप को बाप बना लिया है, गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं यार। हैदर साहब को कंप्लीट करें। माइंड योर लैंग्वेज। क्या कर दिया भाई मैंने? हैदर भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको हैदर साहब कह रहा हूं, आप गालियां दे रहे हैं। अच्छी बात। हैदर साहब को कंप्लीट करें बस साहब। अलीमा बाजी को डिफेंड करें जिसकी सिलाई मशीनों में से डॉलर निकलते हैं। आप उस टपाल चाय वाले को और वाइटल चाय को डिफेंड करें जिसके साथ आपके मसाइल हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब में जो आपकी तर्ज हुक्मरानी है, मुझे बताएं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है। आप में इतनी जरूरत नहीं है कि उस पुलिस अफसर का जाके नमाज जनाजा पढ़ें, उसको शहीद कहें। आपका मीडिया, आपके मीडिया। ठीक है हैदर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे आगे बढ़ने दें। सेम क्वेश्चन मैं शिजा साहिबा के पास लेके जाना चाह रहा हूं। हैदर साहब मैं वापस आता हूं आपके पास। अब शिजा साहिबा, अब शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी जमानत मंजूर हो गई है और कुछ दिन में अब वो बाहर होंगे। मैं पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि एक तो चौधरी मंजूर साहब ने ये जो ट्वीट किया है, मुस्लिम लीग लंदन कह के उन्होंने एक ट्वीट किया है, तो पूछना मैं ये चाह रहा हूं कि लंदन और पाकिस्तान जो है वो उनकी सोच एक ही है, इरादे एक ही हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? देखिए PMLN एक ही है, कोई लंदन, कोई लाहौर, कोई पाकिस्तान नहीं है। एक PMLN है और मियां नवाज शरीफ उसके कायद हैं, और मियां नवाज शरीफ जैसे कहते हैं वैसे मियां शहबाज शरीफ भी चलते हैं, वैसी पूरी पार्टी भी चलती है जी। तो ये मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतना इशू है जो हम एक नेशनल टीवी पे डिस्कस करें। तो शहबाज शरीफ साहब अब आ रहे हैं वापस, अब शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे तो क्या मफाहमत की कोई सियासत होगी, कोई PDM में जो है वो दोबारा से इत्तेहाद? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सबसे पहला तो ये बात है कि वो मियां नवाज शरीफ के डिसीजन के खिलाफ ना कभी गए हैं ना कभी जाएंगे। सही। आगे आ जाए मुफाहमत की सियासत होगी या नहीं होगी, वो एक एक्सपीरियंस सियासतदान है ऑन हिज ओन, और वो यकीनन जो भी अपना स्टेप उठाएंगे चाहे वो अपोजिशन को मजबूत करने के लिए हो, वो सोच समझ के उठाएंगे और मियां नवाज शरीफ की इजाजत से और उनके साथ कंसेंसस से उठाएंगे और पार्टी के साथ कंसेंसस। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मरियम नवाज साहिबा खामोश हो जाएंगी शहबाज शरीफ के आने के बाद? मेरी जरा एक मिनट बात जरा मुकम्मल होने दें। ये बड़ी बहुत ज्यादा बात की है शौकत बसरा साहब ने। अपनी दफा अलीम खान वापस आते हैं, सिप्तान खान वापस आते हैं, मिनिस्ट्रियों पे तैनात कर दिए जाते हैं, कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल हो गई। जब दूसरे बेल पे निकलते हैं तो इमरान खान का बयान आ जाता है, ओ अरबों लेके लुट गए, बर्बाद हो गए, कर दिया, और अदालतों को इनडायरेक्टली माशरे का नाम दे के कहना कि वो इनको गिल्टी प्रूव नहीं कर रही। इमरान खान साहब डिसाइड कर लें क्या वो खुद मुनसिफ हैं, क्या ये मुआशरा मुनसिफ है, या इस मुल्क में अदालतें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर अदालतें हर शख्स को, हर PMLN का लीडर जिसको इन्होंने अपनी इंतकामी सियासत में गिरफ्तार करके रखा हुआ है झूठे एहतसाब में, क्योंकि इनके पास अपनी कोई परफॉर्मेंस तो है नहीं दिखाने को, 1 टके की एक ईंट लगाई नहीं, कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई सड़क, कोई चीज ये बना नहीं सके, तो इनकी सियासत का जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो आज से 10 साल पहले भी नवाज शरीफ के जो है वो इंतकाम में थी और आज भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इंतकाम में है, और अब मरियम नवाज से डरना शुरू हो गए। तो मतलब इस तरह से डर के लोगों को बेवकूफ बना के मुल्क की सियासत, मुल्क डूब चुका है, आंखें खोल लें। 40 लाख लोग गुर्बत जो है अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, लोगों के बच्चे स्कूल से उठ गए हैं। आपने चोर चोर का शोर मचाना है, जरूर मचाएं, लेकिन एहतसाब करें। KPK में, मैं आखिरी बात करूंगी, KPK में इनकी आज 8 साल होने को है हुकूमत है। पिछले जो इनकी 5 साल हुकूमत थी, इन्होंने नैब को ताला लगाया, एहतसाब कमीशन बनाया, उसके 2 चेयरमैन चेंज हो गए ये कह के कि हमारे पे पॉलिटिकल प्रेशर है। इतने पैसे कमीशन बनाने पे लग गए जितने उसने रिकवर नहीं किए। अपना हेलीकॉप्टर केस हो, मालम टप्पा केस हो, अद्वियात केस हो, वो बंद पड़े हुए हैं। लेते हैं जवाब जी, लेते हैं जवाब बसरा साहब से, बिल्कुल लेते हैं जवाब जी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गैलप सर्वे आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्री इलेक्शन सर्वे जी NA249 का, कराची का ये हल्का है जिसमें इलेक्शन होने जा रहा है, और परसेप्शन अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स है, ये क्या इसकी फाइंडिंग्स है आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सवाल ये है अब गैलप सर्वे में कि प्लीज टेल हाउ सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड आर यू विद द लीडरशिप एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये इस सवाल के जवाब में कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड पे शौकत बजरा साहब 54% लोगों ने इस पे रिस्पॉन्ड किया। 54% लोग ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि हम कंप्लीटली डिससेटिस्फाई हैं फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से। तो ये तो आपकी परफॉर्मेंस है, फिर आप इसको ये आप देख लीजिए जरा, इसको इसमें 2-3 सवाल और भी हैं, इसको गौर से देखिए। मैं बात कर लेता हूं आपका प्लीज। अच्छा, उसके से पहली बात तो ये है कि मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। अभी जब ये बात करते हैं ना गवर्नेंस की और अपने कारकर्दगी थी, हर बात किया करें, ये भाषण ना दिया करें गवर्नेंस का और करप्शन के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल इस तरह जैसे क़यामत की निशानी है। तो पार्टियां अपने दौर की बात करें कि हमने करप्शन नहीं की है, हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, अब गवर्नेंस अच्छी नहीं है, और बातें किया करें, क्योंकि इन्होंने तो इस बात में तो चैंपियन है, सिखाया किस तरह। आपका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो गवर्नेंस थी उससे बेहतर है आज? मैं उस पर आता हूं, आप जो सवाल कहना चाहते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। जब जाहिर है ऐसी हुकूमत जो 70 साल कभी हुकूमत में ना रही हो, आते ही उसको 32,000 अरब का कर्जा मिले ना, तो डॉलर का कर्जा मिले, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले, तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना हो, और ऊपर से शीजा फातिमा मेरी बहन बैठ के हंसे, क्योंकि खुद तो अमीर से अमीर तर हो गए, कौम गरीब से गरीब तर हो गई। मैं फिर मानता, एक मिनट बहन मेरी, मैं फिर मानता इन दोनों पार्टियों को, या तो ये खुद भी गरीब हो जाते, ये खुद भी बेचारे रोटी खाने के काबिल न रहते, कौम को तो इस काबिल छोड़ा नहीं, खुद अरबपति और खरबपति, और आज टीवी पे बैठ के आंसर है। दूसरी बात आपकी जो तक सवाल है, देखिए हमारे लिए रियल चैलेंज सर खेरा साहब, मुझे पता सर्वे किस ग्रुप ने किया है जी, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारे लिए असल चैलेंज जो है वो यही है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो है हमारे लिए महंगाई। उसके लिए मैं फिर कह रहा हूं इश्यूज हैं। जहां तक आप चूंकि सिंध की बात कर, कराची स्पेसिफिक की आपने हल्के की बात की है, देखें 18वीं तरमीम के बाद टोटली जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो सारे मामला सूबाई हुकूमतों के होते हैं। इसमें अगर वो वहाँ पे कोई इश्यूज पे सेटिस्फाई नहीं है तो इसका जवाब सिंध गवर्नमेंट को देना है। जहाँ तक वहाँ पे डेवलपमेंट की बात है, तो वहाँ पे भी जो वफाक है डेवलपमेंट नहीं कर सकती। इसके बावजूद अभी हमने एक पैकेज दिया है कराची के लिए, जो उसके टेंडर लग चुके हैं, काम शुरू होने वाला है। सो इसके बावजूद हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कहना कि ये म्यार बना लिया जाए, माजी में जो बाई इलेक्शंस होते थे ना, सुखेरा साहब आप भी कवर करते थे, आप मुझे बताएं, वजीर आजम, वजीर आला, DCO, DPO, कमिश्नर, पटवारी, SHO, वहां पर भरमार होती थी, फंड्स जाते थे। आज ये हम रवायत पैदा कर रहे हैं कि वहां पे MPA भी ना जाए, वहां पर प्री पोल रिगिंग किसको? साहब एक मिनट दें आप जरा, मुझे एक मिनट दें। मैंने जो सवाल आपसे किया, शेर साहब एक मिनट मैं आपकी तरफ आता हूं। देखिए ये बड़े खतरनाक फैक्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, ठीक है। ये मैं चाहूंगा कि इसको जरा दोबारा नाज़रीन को दिखाते हैं। 3 सवाल आज लेकर आ रहे हैं, मतलब ये इसमें जो पहला सवाल है जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की जिसमें मैंने आपको कहा है कि 54% लोगों का ये कहना है कि हम फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। ठीक। उसके बाद सवाल ये है जी कि आपकी लीस्ट फेवरेट पार्टी कौन सी है जिसको आप दोबारा कभी वोट नहीं देंगे? उसमें PTI 30% के साथ सबसे टॉप पे है। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल इसमें यह है कि विच पार्टी वुड यू वोट, आज कौन सी पार्टी को आप NA 249 में वोट देंगे? तो PMLN 27% के साथ इसमें जो है वो टॉप पे है, ठीक है। अब ये वो हल्का है सर जो आपका था, आ गया ना, ये वो हल्का है। आपके पास पोल का रिजल्ट आ गया। एक बाई इलेक्शन आज से, एक मिनट बहन, बाई इलेक्शन आज से 4-5 दिन पहले डिस्का में भी हुआ है, वहां हम 60,000 वोटों से हारे थे जनरल इलेक्शन में। आज हमारा डिफरेंस आपके सामने है, वो जो 20,000 वोटों पे आ गया। कराची में ये हमारी सीट, चूंकि वो सीट भी हमारी नहीं थी जो डिस्का में मारे। आप अपना रिजल्ट अपने हाथ में रखिएगा। जिस दिन ये रिजल्ट आए बाई इलेक्शन का, इसी पैनल को ये मुझे जरूर बुलाइएगा और फिर मुझे आके बताइएगा कि ये रिजल्ट आया था, लेकिन रिजल्ट क्या है ये मुझे बताइए। जवाब देना चाहती हूँ, मैं 2 चीजों का जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो मैं इलेक्शन का दूंगी, फिर मैं गवर्नेंस का दूंगी। इलेक्शन में जितनी इन्होंने खुली नंगी धांधली की है, जो फरवरी में इलेक्शन हुआ था, पाकिस्तान की मतलब हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के बंदे अगवा कर ले। 20 बंदे, मैं मौजूद थी, मैं जनवरी से अभी इस इलेक्शन तक डस्का में मौजूद थी तकरीबन रोज।
20 बंदे इलेक्शन कमीशन के इन्होंने 7 बजे उठाए हैं, उनकी हमारे पास जियो फेंसिंग की गई है, वो एक नामालूम जगह के ऊपर गए हैं, सुबह 8 बजे वो बेचारे उनको भेड़ों की तरह जो है वो एक डाले में से पुलिस वाले धकेल के जो है वो आरओ के दफ्तर लेके आए हैं। हमारे फिर से हाथ जुड़े हैं, हमें माफ कर दें, इतने झूठ ना बोला करें जो सस्टेन ना किए जा सके। इनको वोट क्यों पड़े हैं? उस्मान खालिद एक शख्स है जिसने 60,000 वोट इंडिपेंडेंट लिया था, इस दफा वो पीटीआई के साथ था। अगर ये उसके और अपने मिला लें, वो चले, इनको जो बचा कुचा मिल गया, अभी भी इन्होंने ना जाने कितना नकली वोट डाला है, कितना बोगस वोट डलवाया है। वजीर बैठा हुआ है इनका जो वहां पे पीपी का, बहन ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ है ना? इस तरह की हरकत, शीला बहन ये इलेक्शन फेयर हुआ है ना? मेरा सवाल है, वो तो आप ये इलेक्शन फेयर हुआ है ना? आगे आ जाएं, NA 249 के अंदर जब शहबाज शरीफ इलेक्शन हारता है तो वो मेरे ख्याल से 200 या 300 वोटों से हारता है और 6,000 के 7,000 रिजेक्टेड वोट होते हैं। वो हल्का ना कभी इनका था। फैसल वाडा साहब जो कि जमाने के झूठ बोलते हैं ना, वो जीरो उनका टैक्स, जीरो टैक्स रिटर्न्स हैं, और उनकी गाड़ी देख लें, उनकी मोटरसाइकिल देख लें, उनकी बंदूक देख लें, उनकी लंदन की प्रॉपर्टी देख लें, उनका इस्लामाबाद का घर देख लें, जीरो टैक्स है, जीरो ऑन रिकॉर्ड। वो बंदा वहां से उन्होंने उसको जबरदस्ती चिताया है। अब जब वो उधर से हारने लगा था, अपना डिस्क्वालीफाई होने लगा था, उसको सेनेटर बना दिया। ये तो इनकी पार्टी का म्यार है, ये इनके मॉरल्स और एथिक्स हैं, बातें ही हमें करते हैं। आगे आ जाएं, गवर्नेंस पे आ जाएं। 22 घंटे लोड शेडिंग थी 2013 में, रोज का एक से ज्यादा धमाका था पाकिस्तान के अंदर। इस मुल्क के अंदर जो सड़कों का हाल था, जो हालात थे, वो सारी दुनिया जानती है। जब हम 5 साल बाद गए, जीडीपी 6% के ऊपर थी। इस मुल्क के अंदर 1 घंटे की आज तक हमारी वजह से लोड शेडिंग नहीं होती। वो अलग बात है, आपने इंडस्ट्री बिठा दी, उसकी डिमांड कम हो गई, आपको कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, वो भी आपका ही कसूर है, उस पर आप जितने मर्जी झूठ बोलते रहे, कभी डिटेल में बात करेंगे। तो अच्छा, और जो गवर्नेंस होती है वो क्या होती है? गरीब आदमी के साथ इमरान खान खड़ा है जिसने 150 लोगों को पॉवर्टी लाइन से नीचे धकेल दिया। आप पढ़े जाके इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, 6.2% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 5 साल के अंदर तकरीबन 6.5% पॉपुलेशन पॉवर्टी से बाहर निकली। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। ये 1.5 करोड़ शख्स बनता है पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी से बाहर आता है। आपके आते ही जो आपने मनफी में जीडीपी ग्रोथ की, -10 पे आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लेके गए, यहां तक कि कॉटन बेल्स आज हमारी आधे से कम इस साल प्रोड्यूस हुई हैं। चीनी में, मतलब आप किसी चीज का नाम लें जो इस मुल्क के अंदर चल रही है, और आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप गवर्नेंस में हमें बातें करते हैं? आप मुझे बताएं ना, आप अदादोशुमार पे बात करें, आप नंबर्स पे बात करें, ठीक हो गया शीला साहब, जवाब दें। एहतसाब आपने अपने सूबे में बंद रखा, आप कोई पहली दफा मेरी बहन गरीबों के लिए मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। इन गरीबों को गरीब तो आपने किए है, ना करें ऐसे। ठीक हो गया शेर साहब मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं हैदर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। एक सवाल इस गैलप रिपोर्ट में जो ये है कि कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे NA 249 के इलेक्शन में, उसमें PMLN 27% के साथ टॉप पे, उसके बाद PTI 17% और चौथे नंबर पे है पीपल्स पार्टी 11% के साथ। तो हैदर साहब, पीपल्स पार्टी से जो है वो लोग अभी नाला है, वोट देते हुए इतना सोचते हैं, और सिंध में आपकी गवर्नमेंट है, फिर भी अच्छा जैसे सवाल कर, ये जो आपको पोल आया है, ये मुस्लिम लीग नून का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से तो नहीं आया? नहीं, बिल्कुल वहां से, गैलप रिपोर्ट है बसरा साहब, गैलप सर्वे, गैलप सर्वे। हैदर साहब, हैदर जमान साहब, आप आपस में बातें कर लें यार, हैदर अपना भी वक्त है, मेरा भी कर रहे हैं, मुझे क्यों बुलाया हुआ है आपने? आप कर लें आपस में बात। रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज हैदर साहब। मैंने ये आपका सर्वे नहीं देखा, लेकिन यकीनन जब आप ये प्रोग्राम करने बैठे होंगे तो इस सर्वे के अलावा आपको कराची के हलकों के रिजल्ट्स और भी पता चले होंगे। और ये सिर्फ वाहिद ये इलेक्शन नहीं है, 1-1.5 माह पहले वहां मलीर में भी बाई इलेक्शन हुआ, और वहां पे पाकिस्तान हैदर साहब से हम दोबारा आते हैं जी। ओके, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हैदर जमान साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। देखिए मैंने ये सर्वे मेरी नजर से नहीं गुजरा, और अगर ये उस हल्के के अवाम के हवाले से है या सूबे के हवाले, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्राउंड हकायक पे मलीर में जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है 1-1.5 माह पहले, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता है। इसके अलावा सिंध के अंदर 2 और बाई इलेक्शन हुए जहां से PTI के लोग मुंतखब हुए थे, वो हमने जीते हैं। तो ये कह देना
कि सर्वे हतमी बात होती है, ना वो पीटीआई के लिए हतमी है, ना वो पीएमएल नवाज के लिए हतमी है। सर्वे जो है वो नीच बात। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि यहां हमें बताया गया कि जी माजी में क्या होता था बाय इलेक्शंस में, लेकिन इन्होंने माजी के रिकॉर्ड यकीनन तोड़ दिए। इन्होंने तो अब पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लिया। इन्होंने क्या कौन आरटीजीएस बिठाए, कौन क्या चीज करे। अच्छा, और तीसरी सेगमेंट में जो करना आपने ब्रेक ले ली वो ये है कि आज वजीर आजम ने, सेलेक्टेड वजीर आजम ने जो बयान दिया है वो अदलिया पर हमला है, और ये कहा गया है कि समाज एहतसाब नहीं हो, फैसला और बेल समाज ने नहीं ली। समाज जो है वो आइन और कानून उठा के काम नहीं करता, पाकिस्तान की अदलिया करती है। लेकिन इनको इनकी मर्जी के फैसले ना मिले तो ये ऐसे ही अटैक करते हैं, और ये बहुत सख्त इल्जाम है कि मैं एहतसाब करना चाहता हूं और ये पाकिस्तान के इदारों पर है। कभी करते हैं, कभी कहते हैं मेरे वजीर निकम्मे हैं, कभी मेरी काबीना निकम्मी है, कभी मुझे टीम ठीक नहीं मिली, कभी इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं मिला, अब आज कह दिया है कि मुझे अदलिया भी ठीक नहीं मिली। तो ये बहुत मायूस कन है, ये कंडेमेबल है, और इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इनको उस शहजाद अकबर को देखना चाहिए जो किसी और ब्रॉडशीट के पैसे किसी और को पकड़ा आता है, और पाकिस्तान की अवाम यानी 20 साल में, ये एक फैक्ट नोट कर लें, 45 मिलियन डॉलर नैब ने इकट्ठे किए, अरबों डॉलर का इस मईशत को नुकसान पहुंचाकर, बिजनेसमैनों को डराकर, सिविल सर्वेंट्स को डराकर, सारी इन्वेस्टमेंट को भगाकर, और 35 मिलियन डॉलर जो है ये ब्रॉडशीट की झोली में डाल आए हैं। यानी कुल पाकिस्तान का फायदा 10 मिलियन डॉलर हुआ है और नुकसान अरबों डॉलर का, और वो भी रिकवरी नहीं हुई। तो ये बात ये है कि फंड में तो कहीं शो नहीं हो रहा, और कहीं शो नहीं हो रहा। तो अब बात यह है कि ये लेक्चर देने से पाकिस्तान की अवाम सही ठीक हो गया यूनिट अब और 30,000 अरब आपने कर्जा आपने ऐड कर लिया है। आपने अरबों रुपए जो है सर्कुलर डेट में बढ़ा दिए हैं, 1100 अरब से 2300 अरब, और बीच वाला टाइम भी कहते हैं माजी की हुकूमतों का। अरे भाई आप 1100 से कम करते ना। आज पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की जो तादाद है वो कम होती जा रही है, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये सब चीजें चैलेंजेस हैं, इनको वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अपनी टीम में वो लोग लाएं जिनको इस चीज को पता है, और जो सारे इनके फाइनेंसर्स हैं उनको साइडलाइन करें, और अदलिया पर अटैक अगले आने वाले दिनों में ये और करेंगे। इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं मिला, और आज अदालतों को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए कि ये वजीर आजम जो है अब ठीक हो गया, इनको जेल में डालो, आप इनको क्यों छोड़ रहे हैं? अरे भाई तो तरीका का ठीक है साहब, ठीक है साहब। पहली बात फाइनेंसर्स नहीं परफॉर्मर्स लाएं, परफॉर्मेंस दिखाएं, बेबसी का इजहार ना करें बस साहब। पहली बात तो ये है कि इन बेचारों की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इदारों के साथ हमारी लड़ाई क्यों नहीं हो रही। इदारे जो है ये हुकूमत एक पेज पे क्यों है, और दिन रात ये सुबह रात को सोते हैं, सुबह उठते देखते हैं यार इदारों के साथ इनकी लड़ाई किस तरीके से हो जाए, वो कभी नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, अभी देखना सिलेक्टेड की बात कर रहे थे, गुस्सा मैं समझ सकता हूं पीपल्स पार्टी का, क्योंकि नून लीग अब इनको भी सिलेक्टेड कहने पे आ गई है, और जहां ये जीत जाए ये इलेक्टेड हैं, जहां हम जीत जाए सिलेक्टेड है। ये तो हमेशा दिन की रिवायत रही है। अभी डस्का में जीते हैं तो ये सिलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है। हार जाते, एक मिनट, हार जाते तो सिलेक्शन होनी थी। दूसरी बात, आपने सिलेक्ट होने की कोशिश की थी। अच्छा मुझे बहन बात कर लेने देना, देखना इंटरप्ट तो ना करें। दूसरी बात खिला साहब, फिर मैं गुजारिश ये करूंगा कि हमें ये जो यहाँ बैठ के हम एक दूसरे को ये भाषण हमें सुनाते हैं ना, कम अज कम इनको ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि आपकी 3 हुकूमतें जो हैं ये पाकिस्तान में रही है ना। मेरा तो ख्याल तो पाकिस्तान में है। यूं लगता है इस तरह बात करते हैं जैसे ये कनाडा में, ये हांगकांग में, ये चाइना के हुक्मरान रहे हैं, वहां पर दूध और शहद की नहरें बहा के यहाँ पे। भाई हम भी तो यही है ना। अगर सब कुछ पाकिस्तान में अच्छा होता, सब कुछ, तो एक तो आप ये बता दें कि आज ये पाकिस्तान के हालात हमें ऐसे क्यों मिलते। 32,000 अरब का डॉलर का कर्जा, मैं दोनों कुलीग से पूछ रहा हूं, ये बता दें कि क्या हमें विरासत में नहीं मिला, वो किसने लिया था, वो किसने लिया था? 45,000 अरब। अच्छा मैं ऐसी कोई हम हुकूमत बता दें जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही हो। बात सिर्फ इतनी है, हम बार बार ये कह रहे हैं। और एक सवाल का जवाब मेरी बहन ने नहीं दिया, ना हैदर जमान साहब ने दिया है। अगर कौम गरीब हो गई है, अगर हम पे कर्जे चढ़े हैं, तो इन दोनों खानदानों पे क्यों नहीं चढ़े? ये गरीब क्यों नहीं हुए? ओके जी, शेर साहिबा, शेर साहिबा बातें कर रहे हैं। वही बात है कि गुर्बत है तो लोग मैकडॉनल्ड्स क्यों भरा हुआ है,
ना इस तरह की बातें किया करें। किस तरह की बातें करें, मेरी बात हाँ, ये बात अच्छी नहीं लगेगी, मुझे पता है आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आप सुने, बेसिक बात है, मेरी बड़ी सीधी सी बात है। कर्जे जो है वो अमेरिका पे भी हैं। कर्जे जब एक मुल्क कर्जे लेता है उसको इस्तेमाल किस तरह करता है, डेट टू जीडीपी रेशो का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको शायद पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। आप इस मुल्क के अंदर एक आप फेडरल पार्लियामेंट में बैठते हैं, ना लोगों को बेवकूफ बनाए। डेट टू जीडीपी का कॉन्सेप्ट निकाले, 108% पे इनका डेट टू जीडीपी रेशो गया है। मेरी बात सुने, कर्जे सारी दुनिया लेती है। कर्जे से हमने 5 साल में बिजली वापस लाए, इस मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, इस मुल्क से टेररिज्म खत्म किया। हमने इस सिर्फ व्हाट्सएप पढ़ते हैं और व्हाट्सएप पढ़ते हैं और ट्विटर पढ़ते हैं, ये आदादों की रिपोर्टें। ये हैदर साहब, शीजा साहबा को कंप्लीट करने दें, मैं आता हूं आपकी तरफ। हैदर भाई, आपको तो उन्होंने इतिहास से निकाल दिया, आप आज भी उनका साथ दे रहे हैं यार, ये तो ना करें। 1000 अरब हमने 5 साल में कर्जा लिया है। आपने इस 2.5 साल के अंदर इस वक्त तक 35,000 अरब रुपया कर्जा लिया है। कर्जे हम भी वापस कर रहे थे। कर्जे तो आपको रिपेमेंट्स करनी पड़ती हैं, ये कौन सी अनोखी बात है हम कर्जे वापस कर रहे हैं? कर्जे तो सब वापस करते हैं, उनका एक स्केड्यूल होता है, उस स्केड्यूल के मुताबिक कर्जे सब वापस करते हैं। आपका मसला ये है कि आपने लोकल इकोनॉमी को नेगेटिव में इस तरह लेके गए हैं, आपने ऐसा मईशत का भट्टा बिठाया है कि आज इस वक्त आपको खाना खाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। और इसलिए इस वक्त 2.5 साल के अंदर आप 35,000 अरब से ज्यादा जो है वो कर्जा ले चुके हैं, जो पाकिस्तान ने 70 साल में टोटल लिया था। मतलब ये झूठ बोलना, कर्जे वापस कर रहे हैं। ठीक हो गया शीजा साहबा, ठीक हो गया। हैदर साहब, योर लास्ट कमेंट प्लीज। तो खेरा साहब, ये ऐसी अनोखी हुकूमत है, ये कर्जों के साथ साथ वजीर खजाना भी वापस करते हैं। यानी ये इनके क्या कहने, ये पाकिस्तान में तारीख रकम कर कर जाएंगे और अपना जनाजा, अपनी कब्र खुद खोद के जाएंगे। इनके पहले महीने की 2018 की तकरीर उठा लें, बसरा साहब के लीडर, मैं वो कर दूंगा। इन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और ना ही आगे सीखेंगे। और आप ये जो कह रहे हैं ना, हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, बिल्कुल नरेंद्र मोदी और ये एक पेज पे हैं। जिसके इलेक्शन की ये दुआएं करते थे, कश्मीरियों के खून के हाथ इनके हैं, ये एक पेज पे हैं। पाकिस्तान के स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी का सौदा करने वाले एक पेज पे हैं। रोजवेलेट होटल का सौदा करने वाले एक पेज पे हैं। PIA का, स्टील मिल का, पाकिस्तान की अवाम का भट्ठा बिठाने वालों के लिए ये वाकई एक पेज पे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम देख रहे हैं, इन पूरा टाइम दें। ये जो 30 मार खान बने फिरते हैं, ये आसमान से कलाबे मिला दें, जो मर्जी ये करना चाहे, इनकी कारकर्दगी ही इनकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन होगी इंशाल्लाह। देखिए ना, ये दोनों पार्टियां अब एक दूसरे को कहने पे आ गई हैं डीलर। एक दूसरे कह रही हैं कि ये रात के अंदर, एक मिनट, एक दूसरे को बेचारे व्हाट्सएप ग्रुपों से निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है लंदन ग्रुप, कोई कह रहा है पाकिस्तान ग्रुप। सर, उनको छोड़, आने वाले आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, लेकिन सारी बातों की एक बात है, इनके मुंह से, इन दोनों पार्टियों के मुंह से भाषण देना अच्छा नहीं लगता। ये क़यामत की निशानी है। अगर गवर्नेंस पे बात करें या ये करप्शन पे बात करें, ये क़यामत की निशानी है। इस पे कम से कम बात ना किया करें, बाकी और जरूरत बात। सर, आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। एक बात है, बहुत शुक्रिया साहब, शरद साहब बहुत शुक्रिया, हैदर ज़मान साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आप एक्सप्रेस न्यूज पर 9 बजे का खबरनामा देख सकेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।